रात के अंधेरे में एक चीख गूंजी, इतनी भयानक, इतनी दर्द भरी कि जंगल के पंछी भी थर थर कांपने लगे। राजमहल के पहरेदार ने मशाल ऊंची की और अंधेरे में देखने की कोशिश की। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया, मशाल बुझने लगी और फिर दूर, बहुत दूर जंगल की गहराइयों से एक आवाज आई, आदित्य, कहां हो तुम? पहरेदार के हाथ से मशाल छूट गई। वो दौड़कर महल के अंदर भागा। महल के अंदर राजकुमार देवराज अपने विशाल शयन कक्ष में बैठा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। पिछले 3 रातों से एक ही सपना आ रहा था, एक पुराना पीपल का पेड़, घना अंधेरा, और कोई रो रहा है, बुला रहा है, आदित्य, मैं इंतजार कर रही हूं। देवराज उठकर खड़ा हो गया, अपने माथे पर हाथ फेरा। ये हो क्या रहा है देवराज? एक मीठी आवाज आई। राजकुमारी अनन्या अंदर आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। फिर नींद नहीं आई? देवराज ने सिर हिलाया। अनन्या पास आई और उसका हाथ पकड़ा। देवराज, मुझे डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। यह निशान, उसकी उंगली देवराज के गले पर फिरी। यह हर रोज गहरा होता जा रहा है और तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे कोई तुम्हारी जीवन शक्ति खींच रहा हो। देवराज ने अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया। घबराओ मत अनन्या, बस 3 रातें और फिर हमारा विवाह हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी अपनी आवाज में विश्वास नहीं था। अनन्या ने पीछे हटकर देवराज की आंखों में देखा। देवराज, आज दोपहर में बूढ़ी दासी कमला से मिली थी। उसने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई, 150 साल पुरानी। वो रुकी, एक चुड़ैल के बारे में। देवराज का शरीर अकड़ गया। चुड़ैल? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, उसका नाम था मोहिनी। कहते हैं वो आज भी जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी अपने प्रेमी का इंतजार करती है। और उसकी आवाज कांपी। और जो भी उसके प्रेमी जैसा दिखता है वो उसे, देवराज ने उसका वाक्य पूरा किया, अपने साथ ले जाती है। दोनों एक पल के लिए चुप रह गए। फिर अनन्या ने कहा, मुझे उस जंगल में जाना होगा, उस पेड़ के पास, सच जानना होगा। देवराज ने उसके कंधे पकड़ लिए। नहीं, यह पागलपन है। अगर सच में कोई चुड़ैल है तो। अनन्या ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूं, चाहे वो चुड़ैल ही क्यों ना हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दृढ़ता भी थी। 150 साल पहले की कहानी। कहानी उस समय की है जब इस राज्य का नाम मणिपुर और डामन हुआ करता था। उस समय यहां राजा नहीं बल्कि सौदागरों का राज चलता था। सबसे बड़े सौदागर जॉन लाला जगत सिंह मणिमा थे। उनके पास सोने चांदी का अकूत खजाना था, रेशम और मसालों का व्यापार था, और एक बेटी थी, बटन मोहिनी। मोहिनी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी उसके पिता के पास दौलत थी। गोरा चेहरा, लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक लहराते थे, और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें हजारों सपने तैरते थे। लाला जगत सिंह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मोहिनी को हीरे जवाहरात से लाद दिया था, सोने के गहने, रेशमी साड़ियां, सब कुछ। मोहिनी को किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, आजादी की। लाला जगत सिंह बहुत सख्त थे। मोहिनी को हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बेटी, तू सोने का टुकड़ा है, बाहर की दुनिया खतरनाक है। मोहिनी बस खिड़की से बाहर देखा करती, बाजार की रौनक देखती, लोगों को हंसते खेलते देखती और तरसती, एक बार बाहर जाने के लिए। उसी शहर में एक और सौदागर थे, सेठ मदन लाल। वो लाला जगत सिंह के प्रतिद्वंद्वी थे। दोनों में खूब प्रतिस्पर्धा थी। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। सेठ मदन लाल के भी एक बेटा था, आदित्य। आदित्य बहुत सुंदर था, गेहूं रंग, मजबूत शरीर और मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल पिघला दे। लेकिन आदित्य अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो दयालु था, विनम्र था, गरीबों की मदद करता था। एक दिन शहर में तीज का त्योहार था। पूरे बाजार में मेला लगा था। मोहिनी ने अपने पिता से बहुत मिन्नतें की, पिताजी, बस एक बार मैं मेला देखना चाहती हूं। लाला जगत सिंह पिघल गए। ठीक है बेटी, लेकिन तू घूंघट में रहेगी और तेरे साथ 4 सेविकाएं रहेंगी। मोहिनी खुशी से उछल पड़ी। पहली बार वो बाहर जा रही थी। मेले में भीड़ बहुत थी, रंग बिरंगी दुकानें थीं, चूड़ियां, कपड़े, मिठाइयां। मोहिनी की आंखें चमक रही थीं। वो एक दुकान से दूसरी दुकान देख रही थी। तभी अचानक भीड़ में धक्का मुक्की हुई। मोहिनी अपनी सेविकाओं से बिछड़ गई। वो डर गई।
चारों तरफ अनजान चेहरे थे। वो एक तरफ भागने लगी और तभी उसका पैर फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे संभाल लिया। मजबूत हाथों ने उसकी कमर पकड़ ली। मोहिनी ने ऊपर देखा। सामने वो आदित्यम खड़ा था। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। आप ठीक हैं? मोहिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी किसी युवक को इतने पास से नहीं देखा था। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर हिला दिया। आदित्य ने उसे सीधा किया। भीड़ बहुत है, आप अकेली हैं, परिवार कहाँ है? तभी मोहिनी की सेविकाएं दौड़ती हुई आईं। मोहिनी बिटिया, आप यहां। उन्होंने मोहिनी को घेर लिया। आदित्य ने पीछे हटकर हाथ जोड़े और चला गया, लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा। मोहिनी भी उसे देख रही थी। दोनों की नजरें मिली और उस पल कुछ बदल गया। दोनों के दिलों में कुछ हिल गया। उस दिन के बाद मोहिनी को नींद नहीं आती थी, बस वो युवक याद आता था, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। मोहिनी ने अपनी सेविका से पूछा, वो युवक कौन था? सेविका ने बताया, वो सेठ मदन लाल का बेटा आदित्य था। मोहिनी का दिल बैठ गया। मदन लाल का बेटा, लेकिन पिताजी तो उनसे। सेविका ने सिर हिलाया। हाँ बिटिया, दोनों परिवारों में दुश्मनी है, लेकिन प्यार को दुश्मनी से क्या लेना देना। मोहिनी रोज खिड़की से बाहर देखती और किस्मत की बात, आदित्य भी रोज उधर से गुजरता। धीरे धीरे उनके बीच इशारों की बातें होने लगी। आदित्य ऊपर देखकर मुस्कुराता, मोहिनी शर्माकर घूंघट खींच लेती। फिर एक दिन आदित्य ने एक वणपत्र मार फेंका। मोहिनी ने उठाया और पढ़ा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कल रात शहर के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे। अगर आप भी। मोहिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी यह गलत है, लेकिन प्यार में सही गलत कहां। अगली रात मोहिनी घूंघट ओढ़कर चुपके से हवेली से निकली, पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। आदित्य पहले से वहां था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो रात भर बातें करते रहे, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में। आदित्य ने कहा, मोहिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन हमारे परिवार। मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे परवाह नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। उस दिन के बाद वो हर रात मिलने लगे, उसी पेड़ के नीचे। वो पेड़ उनके प्यार का गवाह बन गया। महीने बीत गए, दोनों का प्यार गहरा होता गया। आखिर एक दिन आदित्य ने कहा, मोहिनी, हम भाग चलते हैं, दूर कहीं जहां कोई हमें नहीं जानता। मोहिनी ने हां कर दी। उन्होंने योजना बनाई। पूर्णिमा की रात, उस रात वो भाग जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस पूर्णिमा की रात से एक दिन पहले लाला जगत सिंह को किसी ने मोहिनी के बारे में बता दिया। उन्हें पता चल गया कि मोहिनी रातों को घर से निकलती है। उस रात जब मोहिनी निकलने की कोशिश कर रही थी, लाला जगत सिंह ने उसे पकड़ लिया। कहां जा रही है? मोहिनी डर गई। पिताजी, मैं। लाला जगत सिंह ने उसे थप्पड़ मारा। पहली बार तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, किससे मिलती है तू? मोहिनी रोने लगी, लेकिन कुछ नहीं बताया। लाला जगत सिंह ने उसे कमरे में बंद कर दिया। कल मैं तेरी शादी तय कर दूंगा, किसी और शहर के सौदागर से। उधर आदित्य पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। घंटे बीत गए, लेकिन मोहिनी नहीं आई। आदित्य परेशान हो गया। क्या हुआ होगा? वो हवेली की तरफ गया, लेकिन वहां पहरा बहुत कड़ा था। वो अंदर नहीं जा सका। अगले दिन उसे खबर मिली, मोहिनी की शादी 3 दिन बाद तय हो गई है, किसी दूसरे शहर के सौदागर से। आदित्य टूट गया। उसने फैसला किया, वो मोहिनी से बात करेगा, किसी भी तरह। उस रात वो फिर से हवेली के पास गया। चुपके से दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने देख लिया। चोर, चोर! शोर मच गया। आदित्य भागा, लेकिन अंधेरे में उसे रास्ता नहीं दिखा। वो सीधे वंदियान वन में जा गिरा। पानी का बहाव तेज था। आदित्य तैरना जानता था, लेकिन अंधेरे में दिशा नहीं मिल रही थी। वो डूबने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन पानी मुंह में भर गया। आखिरी सांस लेते हुए उसने सोचा, मोहिनी, माफ करना, मैं वादा नहीं निभा पाया। अगली सुबह आदित्य की लाश नदी किनारे मिली। जब मोहिनी को यह खबर मिली, वो पागल हो गई। वो चीखने लगी, अपने बाल नोचने लगी। नहीं आदित्य, नहीं! लाला जगत सिंह ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी ने उन्हें धक्का दे दिया। तुमने उसे मार दिया, तुम्हारी वजह से वो मरा। उस रात मोहिनी हवेली से भाग गई, सीधे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची, जहां उसने और आदित्य ने साथ रहने के सपने देखे थे।
वो पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। दिन बीते, मोहिनी वहीं बैठी रही। खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी। आदित्य, मैं इंतजार करूंगी, तुम लौट आओगे। 5 दिन बाद उसी पेड़ के नीचे भूख, प्यास और दुख से मोहिनी की मौत हो गई। लेकिन मोहिनी की आत्मा शांति नहीं पा सकी। उसका प्यार इतना गहरा था, उसका दर्द इतना तीव्र था कि उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंध गई। वो चुड़ैल बन गई, लेकिन वो बदला लेने वाली चुड़ैल नहीं थी। वो बस इंतजार करने वाली चुड़ैल थी। उसे विश्वास था आदित्य लौटेगा अगले जन्म में, और तब हमारी अधूरी कहानी पूरी होगी। 150 साल बीत गए, राज्य बदल गया, सौदागर खत्म हो गए, राजा आ गए, लेकिन मोहिनी आज भी उसी पेड़ के नीचे बैठी इंतजार कर रही थी। और फिर एक दिन 150 साल बाद मोहिनी को महसूस हुआ, हवा में कुछ बदलाव हुआ। उसकी आत्मा में हलचल हुई। उसने आंखें बंद की, अपनी शक्तियों को जगाया, और फिर उसे दिखा एक चेहरा, राजकुमार देवराज। मोहिनी की आंखें खुल गईं। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर पहचान। आदित्य, वो चीख पड़ी, तुम लौट आए। 150 साल बाद तुम वापस आ गए। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जो 150 सालों में कभी नहीं आई थी। उसका सूखा हुआ दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन फिर उसे कुछ और दिखा। देवराज अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी, अनन्या। दोनों हाथ पकड़े हुए थे, हंस रहे थे, प्यार कर रहे थे, और शादी की बातें हो रही थी। मोहिनी का चेहरा बदल गया। खुशी गायब हो गई। गुस्सा, जलन, पागलपन सब एक साथ आ गया। नहीं, उसकी चीख से पूरा जंगल कांप गया। पेड़ हिल गए, पंछी उड़ गए। यह नहीं हो सकता। आदित्य मेरा है, सिर्फ मेरा। 150 साल मैंने इंतजार किया है। कोई और उसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसकी आंखें लाल हो गईं, नाखून लंबे हो गए, बाल हवा में लहराने लगे। वो सुंदर मोहिनी नहीं रही, वो एक भयानक, खूंखार चुड़ैल बन गई थी। मुझे उसे वापस लाना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो लड़की, वो अनन्या, उसे हटाना होगा। आदित्य और मैं, हम साथ रहेंगे हमेशा के लिए। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद निकल रहा था। 5 दिन बाद पूर्णिमा थी, और उसी दिन देवराज और अनन्या की शादी तय थी। 5 रातें, बस 5 रातें। एक भयानक हंसी गूंजी। उसी रात जब राजमहल में सब सो गए, मोहिनी चली। वो हवा बनकर, धुंध बनकर महल तक पहुंची। देवराज का कक्ष ढूंढा और अंदर घुस गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मोमबत्तियां बुझने लगीं। देवराज सो रहा था। मोहिनी ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदित्य, तुम सच में तुम हो? वो पास आई, उसके चेहरे को छुआ। बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां देवराज की त्वचा पर फिरी। देवराज के गले पर नीला निशान बन गया। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। तुम भूल गए हो, लेकिन मैं याद दिलाऊंगी। मोहिनी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। देवराज के सपनों में घुस गई। सपने में देवराज को वो पीपल का पेड़ दिखाया, खुद को दिखाया, सुंदर, जीवित मोहिनी के रूप में। आदित्य, मैं हूं मोहिनी, तुम्हारी मोहिनी। देवराज कंफ्यूज था। मैं आदित्य नहीं। मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम हो, तुम्हारी आत्मा को मैं पहचानती हूं। और फिर उसने देवराज को यादें दिखाना शुरू किया। 150 साल पुरानी यादें। आदित्य और मोहिनी साथ, हंसते हुए, प्यार करते हुए। देवराज के दिमाग में अजीब इमेजेस आने लगी। ये सब इतना असली क्यों लग रहा था? तभी असली दुनिया में अनन्या आई। उसे शक था कुछ गड़बड़ है। उसने देवराज को बुलाया। देवराज! सपना टूटा। मोहिनी गुस्से से चीखी। नहीं, वो गायब हो गई। देवराज की आंख खुली। पूरा शरीर पसीने से तर, सांस फूल रही थी। गले पर हाथ गया। वो नीला निशान और गहरा हो गया था। अगली रात मोहिनी और आक्रामक हुई। इस बार वो सिर्फ सपनों में नहीं रही, वो देवराज को असली दुनिया में भी खींचने लगी। देवराज उठकर खड़ा हो गया नींद में, लेकिन चलने लगा खिड़की की तरफ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आदित्य, आओ, मेरे पास आओ। अनन्या आज रात जाग रही थी। उसने देवराज को देखा। देवराज, तुम क्या कर रहे हो? वो दौड़कर गई और उसे रोका, लेकिन तभी अचानक अनन्या को एक जोरदार धक्का लगा। अदृश्य शक्ति ने उसे फेंक दिया। वो दीवार से टकराई। मोहिनी प्रकट हुई। इस बार अनन्या उसे देख सकती थी। भयानक चेहरा, लाल आंखें, लंबे नाखून। अनन्या की सांस रुक गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत की। तुम कौन हो? मोहिनी हंसी। मैं मोहिनी हूं, और वो
उसने देवराज की तरफ इशारा किया। मेरा आदित्य है। अनन्या उठकर खड़ी हुई। नहीं, वो देवराज है, मेरा देवराज। मोहिनी की आंखें और लाल हो गईं। दूर रहो उससे, वरना। देवराज की नींद टूट गई। मोहिनी फिर गायब हो गई। बाद में अनन्या के कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, वो मेरा है, छोड़ दो उसे। अनन्या ने वो लिखावट मिटा दी और दीवार से कहा, मैं नहीं डरती, आजा सामने, लड़ेंगे। तीसरी रात को तैयारी। अनन्या ने फैसला कर लिया था, कल वो जंगल जाएगी, उस पेड़ के पास। मोहिनी से आमने सामने बात करेगी। देवराज ने मना किया, लेकिन अनन्या नहीं मानी। तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। उधर जंगल में मोहिनी तैयारी कर रही थी। कल रात, आखिरी रात, उसके बाद आदित्य मेरा होगा, हमेशा के लिए। अब क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय सिया राम।